कि अजब जादू बयानी कर रहे हैं, वो सहरा सहरा पानी कर रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि क्या अजब जादू बयानी कर रहे हैं, क्या कहना। वो सहरा सहरा पानी कर रहे हैं। कि चलो अब ज़र्फ देखा जाए उनका, क्या बात है। कि चलो अब ज़र्फ देखा जाए उनका, जो बातें खानदानी कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। अगर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं अपने बारे में। जी, तमाम लोगों को मैं सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ। और अपने बारे में बताना मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पसंद नहीं होता। हम भी उन्हीं लोगों में से है कि हम हमारे बारे में कुछ है ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। बहरहाल ये है कि अरे नहीं, अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है ज़मीन पे, तो उसकी कुछ ना कुछ वजूहात हैं। और उन वजूहात में से मतलब अपने होने के मकासद अगर तय कर ले इंसान कि हमारा मकसद क्या है, तो उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती है। बहरहाल ये है कि मेरा ताल्लुक बुढ़ाना एक तारीखी कस्बा है। मैं आपको थोड़ा सा पहले वहां से शुरू करता हूँ कि ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी का एक बहुत तारीखी कस्बा है बुढ़ाना। और बुढ़ाना की तारीख जो है वो कई हवालों से बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जानें, हम लोग आपको सबको बताएं। और बुढ़ाना की तारीख के हवाले से दो तरह से हम उसे देखते हैं। एक तारीख के इस्लामिक और दीनी माहौल में जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, बहुत मशहूर कहना चाहिए जिनको, मुहद्दिसीन रहे हैं, मुफक्किरीन रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं, उनके हवाले से अगर बुढ़ाना को हम देखें तो इल्म हदीस जब हम उसकी चेन कायम करते हैं बर्रे सगीर में, यानी कि इस कॉन्टिनेंटल में, तो उसमें ये होता है कि सऊदी मतलब अरब के बाद जब इल्म हदीस का सिलसिला बर्रे सगीर में शुरू हुआ बाकायदा तौर पे, और मदरसों के क़याम और निसाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो हमारे एक इस्लामिक स्कॉलर रहे जिन्हें तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मानते हैं, जैसे कि बरेलवी हों, देवबंदी हजरात हों, अहले हदीस हों, है ना, जितनी भी फिक्रें हैं, उन वो एक ऐसे बुजुर्ग रहे कि उन्हें तमाम लोग जानते हैं। उनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका जी, गहरा ताल्लुक बुढ़ाना से रहा है। इस हवाले से ये बुढ़ाना मेरे लिए कम से कम के जाए मोतबर है। बुढ़ाना इस हवाले से मोतबर जगह हो जाती है कि उनका आखिरी जो एतकाफ है वो हमारे यहाँ जामा मस्जिद, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल मेरे बगल में इस दीवार के एक गली है और गली के बगल में जामा मस्जिद है, वहां पे उनका आखिरी एतकाफ हुआ। उनके बेटे शाह मोहम्मद साहब की यहाँ पे मदफन है, उनकी तदफीन यहीं पे हुई। इसके अलावा शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके अलावा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े इतने इतने बड़े स्कॉलर्स हैं, इतने बड़े स्कॉलर्स हैं कि दुनिया मतलब उनका लोहा मानती है। तो इल्म हदीस जब चल चल के आता है तो इन बुजुर्गों से होता हुआ ही बर्रे सगीर में फैलता है तमाम जगह पे, वो चाहे कोई भी खानकाहें हों या मदारिस हों, किसी भी मकतब फिक्र के, इनके बाद में फैलता है। तो इस हवाले से बुढ़ाना बहुत मोतबर जगह है कि कम से कम के उस चेन में बुढ़ाना को अगर शामिल ना किया जाए तो वो चेन जो है हदीस की वो पूरी नहीं होती है। क्योंकि हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद थे, देखिए इन लोगों के उस्ताद बुढ़ाना के रहने वाले हैं। हजरत क्या बात। शाह नूरुल्लाह साहब, मौलाना नूरुल्लाह साहब बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हई साहब बुढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हैबतुल्लाह साहब बुढ़ानवी। तो मतलब एक बहुत बड़ा सिलसिला इल्म हदीस के ताल्लुक से बुढ़ाना की सरजमीन को ये फख्र हासिल है कि इन बुजुर्गों का यहाँ से ताल्लुक रहा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आज़ादी की जंगों में बहुत मशहूर नज़में रही हैं, रेडियो पर जब आती थी। अब्दुल रऊफ हसरत बुढ़ानवी वो नज़में पढ़ते थे, आज़ाद नज़में, और जो मतलब आज़ादी के मतवालों को तहरीक देती थी जंग में, तो वो उनका ताल्लुक बुढ़ाना से था। मुंशी मोहम्मद यूनुस तमन्ना बड़े शायर गुजरे हैं, उनका ताल्लुक बुढ़ाना से था। और एक और बहुत बड़े शायर, अगर हम अब से लगभग 20 या 30 साल पहले जाएं, तो स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और बशीर बद्र साहब, फराज साहब, खुमार साहब के साथ के नामों में से स्टेज पे जो नाम होता था मोहतरम तमन्ना जमाली साहब का। तो तमन्ना जमाली साहब बहुत मशहूर शायर रहे हैं स्टेज के, और वो ही मेरे दादा उस्ताद होते हैं। तो उनके शागिर्द रहे मेरे वालिद साहब डॉक्टर अकमल राही साहब।
बेटे बंद कर दो जरा। उनके शागिर्द रहे मेरे वालिद डॉक्टर अकमल राही साहब मरहूम, बहुत उम्दा शायर थे, उस्ताद शायर रहे हैं यहाँ बुढ़ाना के सरजमीन के। तो बड़ा कमाल, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी दूरदर्शन ने की है मेरे वालिद साहब पे। तो उनसे ये सिलसिला शायरी का हुआ तो मुझ तक पहुंचा है। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब बुजुर्गों की खिदमत करके, इनकी जूतियां सीधी करके, इनको पानी और चाय पिला के, इनको पान खिला के, वो जो खिदमतें होती हैं, तो वो करके मैं इस मकाम तक आज पहुंचा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीजें वहीं से सीखी हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही मतलब दिलचस्प आपने बात बताई है। हम लोगों को, हम गूगल भी करते तो नहीं मालूम होता। जी इसलिए तारिक भाई, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो मेहमान हो हम उनसे ही पूछ लें, जी क्योंकि जी होता क्या है नहीं, कि अब जैसे आपने ये दिलचस्प बात बताई है, गूगल भी हमसे पनाह मांग ले कि हमें तो नहीं मालूम इस हवाले से। तो जी 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 ये बड़ी दिलचस्प बात है, और जिस अंदाज में और जिस तफसील से आपने बताया है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपने बात कही कि उनकी जूतियां सीधी करके, ये जूतियां सीधी करने के अगर हर बच्चे को और हर, जो है, मैं कहूँ कि हर तालिब इल्म को ये जूतियां सीधी करने का तरीका भी आ जी जाए ना, तो समझिए कि उसकी जिंदगी कामयाब है। माशाल्लाह, उनकी दुआओं का नतीजा है। हाँ साबरीन एक हाँ, ये सवाल करती हैं आपसे जी कि जी जी तालीम के हवाले से बताइए, और एंकरिंग और पोएट्री की तरफ रुख कब किया, इन्होंने एक सवाल किया है, तो इंशाल्लाह इस पे भी आप बात करेंगे। जी। देखिए, तालीम मेरी जो स्कूलिंग जो है वो मेरी बुढ़ाना से ही है। 12th मैंने यहीं से किया, और वो भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि ये, मतलब मैं ऐसा नहीं जी समझता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का कोई ऐब है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस लेवल पे आके अगर मैं अपनी कुछ खामियां बताऊं, तो उन लोगों तक हो सकता है कोई मोटिवेशन पहुंचे जो लोग मायूस हो जाते हैं, है ना। जी आपको जी। मैं बताऊं कि 2006 में मैंने हाई स्कूल किया। अच्छा। 2006 में हाई स्कूल करने के बाद 2007 में मैंने एडमिशन लिया 11th क्लास में। और ये यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज था, तो वहाँ पे पढ़ाई ज्यादा थी नहीं, थोड़ा सा माहौल जो है वो आपको पता है कि इधर मुजफ्फरनगर वालों का वो बड़ा टशन जी वाला जी। रहता है। तो कॉलेज में उसी तरह का सरकारी कॉलेज था, उसी तरह का माहौल था। तो हमने वो 11th क्लास में कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि 11th क्लास में फेल हो गए। हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। अरे भाई, तो एक बड़ा अच्छा। हंगामा हो गया घर में कि यार 11th क्लास में कौन फेल होता है भाई। लेकिन हम हो गए, तो अब क्या करें। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में फेल होने के बाद तो हमने घर वालों को बताया कि भाई माहौल जो है वो अच्छा नहीं है कॉलेज का, तो हमें किसी प्राइवेट स्कूल में आप दाखिला दिलाएं। तो एक स्कूल में हमने दाखिला लिया। तो दाखिला लेने के बाद बड़े जोशो खरोश से, क्योंकि हमने सुनी हुई थी घर की बातें, वो लंतरानी हमने सुनी हुई थी कि भाई 11th क्लास में फेल हो गए, बताइए कोई बात है। खैर, हमने दोबारा अपना जोश डेवलप किया, और बहुत मतलब अपने आप से वादे वईद किए कि भाई हाँ, अब देखिए एक बार फेल हो गए, बस बहुत हो गया, अब जो मतलब मेहनत करनी है, ठीक है। अब पहले बायोलॉजी ली, अब हम मैथ्स की तरफ चले गए। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कुछ चीजें समझने में बड़ी परेशानी रही है, क्योंकि गाइड करने वाला कोई ज्यादा नहीं रहा इस तरह नहीं से, था। है ना। तो क्या हुआ, अब हमने क्या किया, अब हमने मैथ्स लिया। अरे वाह, 12th क्लास में। तो फिर 11th से शुरू किया, 11th से शुरू हम्म। करके फिर 12th में पहुंचे, और 12th में जाके फिर फेल हो गए। अरे। तो अल्लाह अल्लाह खैर करे। मतलब वो जो पहाड़ टूटना था ना, वो फिर टूटा, हमके ऊपर बर्पा फिर हुई। टूटा। अच्छा, हमारे वालिद का देखिए हमारे वालिद बड़े माशाल्लाह, क्या कहें कि बड़े नफीस तबीयत के इंसान थे। उन्हें गुस्सा भी आता तो वो पता क्या कहते थे कि यार नहीं, मारने पीटने से कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा कमरे में बैठ के डांटने से क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे ताया चचा सब लोग, मतलब एक फैमिली यहीं पे रहती है, पूरा एक माशाल्लाह अच्छा। जमा कुनबा है। तो सब सब लोगों को वो सहन में खड़े होके आंगन में हमें ले जाके कॉलर पकड़ के आवाज देते थे, अरे भाई फसी अख्तर, अरे भाई बड़े वाले भाई साहब, भाभी, सब लोग आ जाइए। आप सहन में से सब लोग झांक रहे हैं, तो मतलब छत से अपने 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 कमरों से सब लोग झांक रहे हैं विंडो से, और हम सहन में खड़े हुए हैं। ओहो। तो वो ये कहते थे कि भाई मंजर आम पे लाइए, तब इन्हें फील होगा, ऐसे नहीं फील होगा कमरे में बैठ के। तो मंजर आम पे आके जो अल्लाह की पनाह जो बेइज्जती होती थी भाई। तो, मतलब इज्जत तो से धोना कहते हैं हाँ, इसे। तो मिराज भाई, मतलब ऐसा लगता था क्या, इससे अच्छा तो मारपीट कर ले भाई, है ना, वो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन वो बिल्कुल। खैर, आप 12th में फिर फेल हो गए। भाई ये क्या हुआ, 3 साल बर्बाद। अब 1 साल फिर 12th में एडमिशन लिया हमने। हमने कहा कि भाई देखिए हमें माफ किए, हम अपनी औकात पे आते हैं, हम हमें जो है फाइन आर्ट्स दिला दीजिए, आर्ट साइड से हम कर लेंगे। खैर वो फिर 1 साल मेहनत हुई आर्ट साइड से, तब जाके वो हमने 12th जो है वो पास किया, अब माशाल्लाह ठीक ठाक नंबर से। तो क्या हुआ, फिर हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, यहीं पे बुढ़ाना में एक डिग्री कॉलेज है। तो 1 साल वहां पे किया हमने, बहुत अच्छे मार्क्स आए लगभग। तो अब हुआ ये कि एक टीचर थे हमारे प्रशांत गांधी जी। तो उन्होंने उन्होंने हमें जामिया के बारे में बताया कि भाई आपके अंदर जो टैलेंट है, आप स्टेज पे रहते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, है ना, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। तो मतलब जो कल्चरल इवेंट्स कॉलेजेस में और स्कूल्स में होते थे, मैं उसमें बड़ा पार्टिसिपेट करता था। तो इस वजह से कॉलेज में मकबूल भी हो जाता था। अब कौन नंबर देख रहा है, क्लास में कितने नंबर आए या फेल हो गए हैं, स्टेज पे देखते थे तो बड़े मकबूल थे। तो वो जो टीचर थे प्रशांत गांधी जी, उन्होंने हमारी बात समझी। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, तुम्हारे लिए कोर्स है जामिया में ग्रेजुएशन में, मास मीडिया ऑनर्स। तो तुम यार अच्छा। एक काम करो, वो एंट्रेंस दो, फॉर्म वॉर्म फिल करो। हमने आगे घर में इजाजत मांगी, अब्बू कहने लगे कि भाई ऐसा है, हमें बर्बाद मत कर, रहने दे, यहाँ तो तुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, यहाँ तो तुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, जामिया का एंट्रेंस क्रैक करेगा। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई। मैंने कहा अब्बू मुझे जाने दीजिए। खैर वहां से गए, फिर हम जामिया में माशाल्लाह एंट्रेंस दिया तो कामयाब, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट जो है ना हमारा पसंदीदा था, तो हमारा इंटरेस्ट था उसमें, इसलिए कामयाब हुए। एंट्रेंस एंट्रेंस दिया, फिर इंटरव्यू भी होता था उस वक्त। तो इंटरव्यू के 2 प्रोसेस से गुजरना होता था, वो इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरे, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि जामिया में हमारा एडमिशन हो गया। अब भाई यहाँ तो पूरे मतलब मोहल्ले में सब अजीजदारों में, रिश्तेदारों में, अरे भाई एक बात हो गई कि यार तारिक ने, वो इतना डल बच्चा, उसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया जामिया का। भाई यार ये क्या बात हुई। तो खैर हम भी वो इज्जत वाली जिंदगी में एंट्री की फिर हमने, वो फख्र वाली जिंदगी में। खैर जामिया से फिर हमने मास मीडिया ऑनर्स किया। फिर हमने मास कम्युनिकेशन हमने किया डिस्टेंस से, क्योंकि देखिए हालात उस तरह के नहीं थे कि पढ़ाई को उसी तरह कंटिन्यू करते। लेकिन हमने अखबार निकाला, एक महाखबर हमारे सीनियर्स थे उनके साथ, तो वीकली न्यूज़पेपर हमने ग्रेजुएशन में निकाला था, सोचिए आप। तो वो सारे काम हम करते थे। उसके बाद हमने डिस्टेंस मोड से, ये हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, वहां से हमने गुरु जम्बेश्वर से, तो उससे हमने फिर मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन करने के बाद फिर धीरे धीरे ये चीज जो है हमारे अंदर डेवलप हुई। पढ़ाई का हाल तो ये है। तो फिर एंकरिंग, क्योंकि स्टेजेस पे रहना था, तो वहीं से ये शौक डेवलप हुआ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उससे रेस्पॉन्स मिला। तो यहाँ से तो ये पता चला कि एंकरिंग मतलब की जा सकती है बाकायदा तौर पे। शायरी का हवाला ये है कि मैं बचपन से ही बहुत छोटा था, स्कूल मतलब 4th क्लास में रहूंगा, तो मेरा अब्बू से बड़ा जुड़ाव रहा, मेरे वालिद से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। तो अब्बू हमारे हिकमत करते थे, तो उनका मतलब था, यानी क्लिनिक था यूनानी पैथी और मिक्स पैथी में। तो मेरा ये काम था कि अब्बू के साथ बैठना है जाके। तो मैं अब्बू के साथ 4 साल, मतलब 4th क्लास से, कितना छोटा बच्चा होता है, मैं सुबह अब्बू के साथ जाता था, वहां से फिर स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद खाना खाया, फिर मतलब क्लिनिक पे चला गया। तो क्लिनिक पे बैठा रहता था पूरे टाइम। सब कहते थे वहां पे, अरे भाई खेल ले जाके, क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं खेलता है। तो मेरा पेंटिंग करने का शौक था, तो मैं पेंटिंग किया करता था क्लिनिक पे बैठा बैठा। तो वहां क्या था कि हमारा जो क्लिनिक है वो एक मरकज था अदब का पूरे इलाके में। तो तमाम शोरा हजरात जो थे, अदीब लोग होते थे या जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे, वो हमारे वालिद के पास आके सुबह और शाम 2 मीटिंग्स होती थी। तो 2 सेशन समझ लीजिए उसमें हुआ करते थे। अब उसमें क्या होता था कि भाई सब उस्ताद शायर बैठे हैं, तमन्ना जमाली साहब हैं, बेताब बुरहानवी साहब हैं, यहाँ के जो चेयरमैन रहे पूर्व शहाबुद्दीन साहब, वो मतलब ये मार्का तुलारा गजलें कहने वाले लोग थे। तो इनके बीच में क्या होता था कि वो, हाँ भाई चलिए मिसरा उठाइए। अब किसी ने कोई मिसरा दे दिया, उस पे गिरह चल रही है। कोई पान खा के बैठा है अपना, सोच रहा है कि भाई चलो भाई मिसरे पे गिरह होगी, कोई चाय पी रहा है, कोई पानी। हमारा ये काम था कि वो जब मिसरे गिरह होते थे, तो हमें उनकी खिदमत करनी होती थी सब लोगों की। भाई चाय ला के पिलाओ, पानी ला के पिलाओ, पान ला के खिलाओ, है ना, कोई सिगरेट बीड़ी, मतलब जो भी उनके खिदमत हो सकती हैं। तो बाकायदा हमने वो खिदमत की है। और आप यकीन जानेंगे कि मैं 16 साल अब्बू के साथ ऐसे ही बैठा हूँ। क्या बात।
उसी माहौल में। तो नतीजा उसका ये हुआ कि वो एक एक वाकया आपको बताता हूँ कहाँ से शायरी शुरू हुई। देखिए, मैं बहुत छोटा था और अब्बू के बराबर में मेरी टेबल थी। तो हमारे यहाँ देसी जो अच्छा। दवाइयां हैं उसमें उसमें पुड़ियां बांधने का बड़ा एक वो है कि बहुत सारी दवाएं बांधी जाती है, हम्म। नुस्खे बांध दिए, है ना, छोटी पुड़ियां बांध जी दी जी। सफूफ की। तो वो हमारा काम था बेसिकली। अब क्या हुआ कि सब एक मिसरा जो है, हमारे ताया मरहूम थे बेताब साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने एक मिसरा उछाला गालिबन। और मिसरा पर जब गिरह होने लगी तो गिरह करते करते सब लोग तो खो गए कि भाई मिसरे पे गिरह करनी है। अब बिल इत्तफाक ये बात देखिए कि गिरह जिस मिसरे पे करनी थी वो मिसरा भूल गए कि भाई अच्छा। मिसरा दिया क्या था ये, गिरह किस मिसरे को करें। तो वो मिसरा ही भूल गए। ओ तो इत्तफाक से जब वो बात हुई कि भाई मिसरा ही भूल गए, तो मैंने खता के मारे मैंने कह दिया जी मिसरा ये था। और अच्छा। मेरी उम्र लगभग, मैं लगभग सेवेंथ या एट्थ क्लास में रहा हूँ, सेवेंथ क्लास में रहा हूँ लगभग। भाई मुझे इतना डांटा सब लोगों ने, अबे ये तो शायरी सीख रहा है यहाँ बैठ के भाई। ये तो इसका दिमाग तो शायरी है। इसे भगाओ यहाँ से, ये तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो वक्त भी ऐसे ही था, आप चाय खानों पे लोग बैठे हैं, शायर हजरात, हम्म। तो चाय खानों पर बैठे हैं, बस सुबह से शाम तक चाय चल रही है, काम धंधा कुछ है नहीं, उसी तरह शायरों को देखा भी जाता था। तो खैर उस पे जो है ना ये हुआ तो हमें भगा दिया गया। खैर उसके बाद खुफिया तौर पे शायरी चलती रही। अब शायरी जब तो चलती मतलब रही आपने तो वहां से शायरी शुरू हाँ की। हाँ हाँ, बेसिकली तो जाहिर है कि इब्तदा वहीं से होगी। जाहिर है कि आदमी कान में सुन रहा है, जब सुबह शाम उसके शेर पढ़ रहे हैं हाँ। तो उसके तो बहर वो क्या तो है, हाँ काफिया क्या है ना, इस तरह से वो चीजें सब सीख गए हम लगभग बिना बताए किसी के, वो सब चीजें हमें माहौल से आ गई हैं। तो हमने शेर टूटे फूटे शेर कहना शुरू किए। तो हम लगभग एट्थ क्लास में लगभग या नाइन्थ में थे। तो हमने एक शेर कह के अम्मी को सुनाया। अब अम्मी को सुना देते थे, किचन में खड़े हो पीछे से जाके अम्मी को अच्छा। ऐसे ऐसे पकड़ लेते थे, प्यार करते थे, और अम्मी देखिए हमने शेर कहा है, क्या बात है। तो एक दिन अम्मी ने अब्बू को हमारे बता दिया कि ऐसा है, साहिबजादे शेर कह रहे हैं, अच्छा। बाकायदा। ओहो भाई, जमीन पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब्बू डांटेंगे, अब जाहिर है कि ये उम्र हमारी पढ़ाई करने की, हम शेर कह रहे हैं, हम ये क्या शायरी हुआ। कर रहे हैं। अब्बू ने बुलाया, हाँ भाई क्या, ये क्या सुन रहे हैं हम। तो वो कहते थे उल्लू के पट्टे, चाय खानों पर बैठ के बर्बाद होना है तुम्हें, उन्हीं लोगों की तरह काम धंधा कुछ नहीं रहेगा, कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी, आए हैं बड़े शायरी करने। खैर उन्होंने भाई डांट दिया, मैं थर थर कांपू खड़े हो कि यार ये क्या हुआ। खैर हमने कहा जी अब्बू ठीक है, चलिए अच्छा नहीं करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, वादा कर लिया उनसे। तो जब हम जाने लगे तो हमारे अब्बू बड़े शफीक थे, उन्होंने बुलाया कि अच्छा सुनो इधर आओ, ये बताओ कहते क्या हो, हम्म। किस तरह की शायरी है, कहते क्या हो। मैंने कहा जी अब हम टाल मटोल करें जी, क्या सुनाए जब डांट पड़ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा चलो सुनाओ, कि भाई शायरी जो है वो तो फितरत में होती है, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसको अगर निखारा जाए और सही डायरेक्शन दी जाए तो मतलब कामयाबी भी हासिल हो सकती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें समझाया। तो खैर वो तीन शेर जो इब्तदाई, मुझे लगता है कि उससे पहले भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ये तीन शेर चूंकि अब्बू को हमने सुनाए थे इसलिए याद ये रह गए। जैसे कि हमें भी सुना दीजिए, हमें भी हाँ, सुना दीजिए। हमद के तीन शेर कहे मैंने, हमदे बारी ताला के, या तो जी। पत्थर का मेरा दिल कर दे, या तो पत्थर का मेरा दिल कर दे, वरना जख्मों को मुंदमिल कर दे, और जिसको चाहे वाह। तू बख्श दे परवाज, जिसको चाहे तू बख्श दे परवाज, जिसको चाहे दरून गिल कर दे, और रास आहा। मुझको तेरी गुलामी है, रास मुझको तेरी हम्म। गुलामी है, इस गुलामी को मुस्तकिल कर दे। वाह। तो वाह। रब की शान में ये तीन शेर हमें याद आए तो हमने सुना दिया अब्बू को। तो अब्बू ने हमें कहा कि बेटे अब एक बात ध्यान रखना कि अपने मोटिव से नहीं भटकना है, अपने मकसद से भटकोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। शायरी अपनी जगह है, उसे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायरी तस्कीन के लिए। और दूसरी चीज जो मेरे वालिद ने मुझे सबक दिया था, मुझे आज तक याद है, कि बेटे मुशायरों की वजह से अपनी शायरी खराब मत करना, हम्म। कि मुशायरों के चक्कर में आके तुम्हें फेम मिले और तुम मशहूर होने के चक्कर में अपनी शायरी खराब करो, ये बात बिल्कुल मत करना, तुम्हारी शायरी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से वो सफर शायरी का शुरू हुआ। शुरू।
अच्छा तारिक भाई, ये तो सफर आपका शायरी का हुआ। आप क्योंकि कॉलेज में जो है कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, तो जरूरी है कि एंकरिंग की शुरुआत भी आपकी उधर से ही हुई। तो एक जी जी। सवाल था बीच में कि साबरिन ने ही पूछा था कि एंकरिंग के लिए जो है क्या चीज जो है, एक एंकर के लिए क्या कुछ करना चाहिए अच्छा एंकर बनने के लिए। देखिए, तो एक अच्छा ये एंकर सवाल बनने है, के लिए, फिर आगे हाँ, बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा एंकर बनने के लिए अच्छा लिसनर होना जरूरी है। कि हम पहले सुनने की आदत डालें कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, या जिन महफिलों में हम जा रहे हैं उनमें क्या चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज हम्म। कि आपको लफ्जों पे कमांड होनी चाहिए। एग्जैक्ट लफ्जों के मानी क्या हैं और उन्हें हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमारी जबान में फ्लुएंस हो, हम्म। है ना। तो फ्लुएंस, हमारी जबान में फ्लुएंटली हम बोल पाए, ऐसा होना चाहिए। चौथी चीज ये है कि आपका मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका मुताला होना चाहिए। पढ़ ले, मतलब बेसिकली क्या है, देखिए, बेसिकली फंडा यही है कि एंकर होने के लिए मुताला होना चाहिए। आप पढ़ते रहें। जरूरी। हाँ, ताकि, क्योंकि आपको विटी होना है, आपको बोलना है ना। तो बोलेंगे कब? जब आपके जहन में मटेरियल होगा। तो हम्म। कंटेंट जब तक आपके जहन में नहीं है, आप बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये है कि मतलब थोड़ा 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 मुताला करते रहें और लफ्जों पे अपनी कमांड बनाएं। उसका सीधा सीधा एक फंडा है जो हमें एक उस्ताद थे हमारे, उन्होंने सिखाया था कि आप जब कुछ बोलना चाहिए, कोई भी परफॉर्मेंस हो, तो सबसे पहले आपको शीशे के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने आप को पहले कैसे जज कर पाते हैं उस पे, या अपने आप को भी पसंद कर पाते हैं नहीं, सेटिस्फाई हो पाते हैं कि नहीं। तो हम्म। ये बेसिकली छोटे छोटे फंडे हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखा जा सकता है। बहुत मुश्किल फन नहीं है, झिझक नहीं होनी चाहिए, बस, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तारिक भाई, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि आप अपनी शायरी के कुछ अशार, कोई एक गजल जो सुनाएं, क्योंकि बहुत देर से जो है आपको देखने सुनने वाले सुन रहे हैं और वे जी, इंतजार भी कर रहे हैं कि आप कुछ सुनाएं उन्हें। तो प्लीज आप कुछ सुना दें। हाँ, गजल के हवाले से सुनिए कि कुछ इस तरह से वो मेरे नजदीक आ रहा था। आहा। कुछ इस तरह से वो मेरे नजदीक आ रहा था। दिए की लौ बुझ रही थी, मैं जलता जा रहा था। वाह। कुछ इस तरह से वो मेरे नजदीक आ रहा था। दिए की लौ बुझ रही थी, मैं जलता जा रहा था। और ये शेर सुनिए कि वो रुक गया जब सबक का उन्वान इश्क आया। वो आहा। रुक गया जब सबक का उन्वान इश्क आया, जो जिंदगी की किताब मुझको पढ़ा रहा था। आहा। क्या कहने भाई, बहुत उम्दा। वो रुक गया जब सबक का उन्वान इश्क आया, जो जिंदगी की किताब मुझको पढ़ा रहा था। और मैं अब के अंदर से कर रहा था बदन को छलनी। मैं अब के हम्म। अंदर से कर रहा था बदन को छलनी। सो बस तसव्वुर में उसका मातम मना रहा था। वाह वाह। और ये शेर बतौर खास के, फिर एक दिन खून बन के आंखों से चीख निकली। फिर एक आह। दिन फिर एक दिन खून बन के आंखों से चीख निकली। मैं अपनी आवाज जाने कब से दबा रहा था। वाह भाई वाह, बहुत उम्दा। फिर फिर एक दिन खून बन के आंखों से चीख निकली। क्या निकली। मैं अपनी आवाज जाने कब से दबा रहा था। और ये शेर बतौर खास सुनिए कि मैं अपनी आंखों जी। से सुन रहा था वो एक कहानी। मैं अपनी आंखों हम्म। से सुन रहा था, मैं अपनी आंखों से सुन रहा था वो एक कहानी। वो एक कहानी जो उसका चेहरा सुना रहा था। सुना रहा था। आह, बहुत अच्छा है। मैं अपनी आंखों से सुन रहा था वो एक कहानी। वो एक कहानी जो उसका चेहरा सुना रहा था। सुना रहा। और शेर है कि मैं अपने चेहरों से खुद भी हैरान सा हूँ तारिक। मैं अपने चेहरों से हम्म। खुद भी हैरान सा हूँ तारिक। वो मेरे अंदर से इतने पर्दे हटा रहा था। पर्दे हटा रहा। वाह वाह, बहुत अच्छे तारिक भाई, बहुत अच्छे। बहुत तारिक भाई, शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे कि ये जो कवि हाजिर का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो जी ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ, और यके बाद दिगर जो है ये एपिसोड पे एपिसोड आते रहे माशाल्लाह, जो है रेगुलर
हो रहे हैं, मतलब तकरीबन 60 के ऊपर एपिसोड्स होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो ये हाँ जो सिलसिला 60। इतना लंबा तवील चला, 60 तो जी हो जी ही गए हैं। जी। 65 है अब कल भी शूट है कल तो कल भी 65। शूट है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो 65 जी। लगभग तो एपिसोड्स हो गए हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कैसे आपको चुना गया, और जब ये मंजर आम पर इतनी मकबूलियत मिली तो कैसा फील हुआ, मतलब आपको? हाँ अब एक्चुअली हुआ ये कि हाँ एक मिनट भाई कॉल आ गई थी। तो जी जी हुआ ये हुआ ये कि निजामत के हवाले से छोटे थोड़ा थोड़ा मैं काम करता रहा हूँ दूरदर्शन के साथ पहले भी। कुछ कुछ एपिसोड्स कुछ कुछ स्पेशल एडिशंस कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। उससे पहले कभी हाजिर है से पहले जी तो दूरदर्शन से तो मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ। तो इस हवाले से एक थोड़ी सी पहचान भी थी कि भाई हाँ कहीं ना कहीं दो चार लोगों में दूरदर्शन के हवाले से कि भाई हाँ हाँ ये काम करता है तारिक। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का बहुत अच्छा रहा दिल्ली में। बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रही बहुत मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी पहचान दी कि लोग मुझे पहचानते हैं तारिक उस्मानी के नाम से वो जी। चाहे जिस हवाले से भी चाहे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कुछ भी मतलब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हम्म। हैं ये बड़ी शुक्र की बात है। तो जिक्र किया मुझसे नज्म इकबाल साहब ने। तो नज्म भाई से मेरी एक मुलाकात थी उससे पहले जब ये अच्छा। सिलसिला शुरू हुआ तो मेरठ के एक मुशायरे में मुलाकात हुई हमारी। तो अ, नज्म भाई ने फिर मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से हम एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं जो साझा विरासत है। प्लेटफॉर्म तो उर्दू का है लेकिन उसके उस प्लेटफॉर्म पे हिंदी के लोग भी हों बुजुर्ग भी हों नौजवान भी हों नए भी हों है ना पुराने लोग भी हों असातिज़ा भी हों तो मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत पसंद आया वो कॉन्सेप्ट। नज्म भाई ने बहुत उस पर मेहनत की तो मुझसे लगातार वो साझा करते रहे चीजें। तो फिर दूरदर्शन गया मैं। उन्होंने कहा कि एक बार आओ इंटरव्यू के लिए तो जो वहाँ सीनियर लोग थे उनसे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह की ये बात भी है कि मुझे देख के ही उन्होंने वो कह दिया कि नहीं यार थोड़ा सा मतलब फंकी टाइप है। तो प्रोग्राम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हम्म। होती है। तो स्टैंड अप शायरी का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था स्टैंड अप पोएट्री वाला। तो प्रोग्राम का जी फ्रेमिंग पूरी उसी तरह से है कॉन्सेप्ट उसी तरह से है। तो उन्हें उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है। तो अच्छा जो सीनियर्स लोग थे उन्होंने भी ये कोशिश की कि जो दूरदर्शन का एक पैटर्न सिंपल सा एक चला आ रहा है बड़ा फॉर्मल सा उसको तो तोड़ा था। उसको हाँ उसको कहीं ना कहीं तोड़ के कुछ एक नया ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जो प्राइवेटाइज नया नया। जो चैनल बिल्कुल। हाँ प्राइवेटाइज चैनल्स हैं। तो जैसा कि उनके अंदर वो एक चार्म होता है तो वो चार्म जो है दूरदर्शन के उन प्रोग्राम्स में भी आना चाहिए। तो उन्होंने भरोसा किया मुझ पे और मुझे कहा कि नहीं भाई बहुत अच्छे से खेलना है। तो जैसे कि आप देखते भी होंगे कि जरूरी नहीं है कि मैं पैन सूटेड बूटेड होके जाऊं टाई वाई लगा के एंकरिंग करने जैसा हम्म। कि अक्सर दूरदर्शन में देखा जाता है। तो मैं फंकी लुक्स में जैकेट्स में टी शर्ट्स में है ना फॉर्मल शर्ट्स में ऐसे ही मतलब बूट सूट्स पहन के मैं चला जी जाता हूँ। तो उससे ये हुआ कि वो उस माहौल में तब्दीली आई। तो कहीं ना कहीं जैसे कैमरामैन साहब होते थे वहाँ कैमरा वाले सर तो वो बोलते थे अरे आप एंकर हो आप ऐसे ही करोगे मतलब ठीक है टी शर्ट हम्म। और ऊपर जैकेट पहन के अच्छा ऐसे ही करोगे। मैंने कहा हाँ ऐसे ही करूंगा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बात ये रही कि लुक्स पे जज ना करके बल्कि क्वालिटी पे जज किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि आप लगभग 65वां एपिसोड अब हम करने जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जी कामयाब एपिसोड है और इस कभी हाजिर है की बदौलत इसका ऐसा मतलब मकबूलियत हासिल हुई कि मतलब हजारों सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं जेन्युइन जो होते हैं। जी तो सब्सक्राइबर्स जी जी। बढ़े हैं है ना व्यूअरशिप बढ़ी दूरदर्शन की सोशल साइट्स पे। तो एक मकबूलियत हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा बिल्कुल। जा रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तारिक भाई, जैसे कि हमने आपको देखा है कि आपका माशाल्लाह जहन जो है बहुत वसी है और आपको चीजें याद रहती हैं, मतलब इतने शेर आपको याद हैं। तो इसके पीछे राज क्या है? और मतलब किसी जमाने में, मतलब मैं कह सकता हूँ कॉलेज टाइम में मुझे भी याद रहते थे, लेकिन अब तो जहन बहुत कमजोर हो गया, मेरे जैसे बहुत होंगे। तो इसके हवाले से कुछ बताइए कि क्या किया जाए तो ये जो इतने देखिए शेर आपको याद कैसे, सबसे पहले तो ये बताइए।
हाँ मतलब बात तो दिलचस्पी की है बेसिकली, कि शुरू से दिलचस्पी रही, माहौल उसी तरह का था। तो एक तहरीक हमारे वालिद से हमें मिली कि अच्छे शेर की समझ अल्हम्दुलिल्लाह वहां से डेवलप हुई कि अच्छा शेर होता क्या है। यही नहीं कि जो कलाम मंजूम, किसी ने कोई कलाम कुछ कुछ जी लाइन जी। जो है वो नज्म कर दी है तो वो शेर मान लेना, उससे मैंने हमेशा परहेज किया है। और ये बात ये इस मुताले में काम काम आई मेरे। तो मुझे ये बड़ी काम आई ये बात कि भाई अच्छा शेर है तो वो अच्छा शेर की खासियत ये है कि वो याद हो जाता है। तो बहुत सारे शेर अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह याद होते चले गए तालिब इल्मी के जमाने में। अरे सच ये भी है कि पढ़ाई पे किसका ध्यान था, सारा ध्यान तो शायरी पे था। तो शेर ही याद होते रहे, बस यही हुआ है जी। अच्छा, एक सवाल है कि कभी हाजिर है के अलावा कुछ नया प्रोग्राम अपना सोचा है? आपने सोचा है कुछ नया प्रोग्राम? फिलहाल फिलहाल मेरा टारगेट यही है कि कभी हाजिर है के हवाले से मैं जितनी खिदमात अभी दे पाऊं दूरदर्शन को वो मैं देना चाहता हूं, इसलिए भी कि जाहिर है कि जब कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें मेहनत चाहिए होती है, और जो पहला बंदा उसे शुरू करता है उसकी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी चीजें सीखने को मिली हैं नई, और हमेशा मैं सीखता हूँ नई नई चीजें। हर बार लगभग हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि लोगों को लगता है कि एंकरिंग जो है वो स्क्रिप्टिंग का काम है, और बेसिकली है भी। आप तो चूंकि जी प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप तो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि चीजें क्या होती हैं। तो बाकायदा एक परफॉर्मा दिया जाता है एंकर को कि देखिए भाई ये जी जी। हमारी स्क्रिप्ट है, आपको वर्ड टू वर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर करके आपको पूरा प्रोग्राम हम्म। कंक्लूड कर देना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरुआत से ही पहले तो मुझे माइंड में मेकअप करना पड़ता था एपिसोड के लिए, दो चार एपिसोड के लिए मुझे माइंड मेकअप करना पड़ा कि हाँ मैं अब ये थीम लेके चलूंगा या इस तरीके से बोलूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब ये है कि मुझे शोरा हजरात का भी नहीं पता होता है कि कौन लोग आ रहे हैं। बल्कि मैंने इस पे कभी कोशिश नहीं की कि मुझे बताया जाए, हालांकि नज़्म भाई जो प्रोड्यूसर है हमारे उनसे अगर मैं कहता तो बता देते। लेकिन चूंकि इस चीज से मुझे बड़ा फायदा हो रहा था कि अगर मुझे नहीं पता चलता है तो इससे मुझे बड़ा फायदा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए प्रैक्टिस होते होते आज ये है कि लोग आते हैं, मैं वहां जाता हूँ और ऐसे ही शुरू कर देता हूँ बिल्कुल। बस बिस्मिल्लाह करके। तो ये है, मुझे बड़ा फायदा हुआ। अच्छा, तो मैं सवाल अभी है यही चाहता कि हूँ कि हाँ हाँ जी जी नहीं, ये एक अच्छी बात है कि देखिए स्क्रिप्टिंग बेसिकली जो न्यूज तक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी प्रोग्राम्स है उसमें बिना स्क्रिप्ट के एंकरिंग हो तो उसका एक अलग मजा भी है। और हर बार कुछ जी नया भी निकल के आता है। अगर एक स्क्रिप्ट जी रटी रटाई हो तो फिर मजा जो है कहीं ना कहीं ऑडियंस भी उससे दूर जाती है। ये जी। तो खैर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? और फ्यूचर में आपने क्या सोचा है कि आप अपने इस लुक को चेंज करेंगे या क्या कुछ करेंगे? फ्यूचर प्लान्स में तो ये है कि मतलब कोशिश जारी है अच्छी शायरी, जो मेयारी शायरी है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जब से परफॉर्मिंग आर्ट के तौर तरह से देखा जाने लगा शायरी को, तो शायरी का मेयार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजरू हुआ है, और वो शायरी का मेयार गिरा है, इस हवाले से गिरा है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शायरी को ये समझ लिया है कि दो प्यार करने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो डायलॉग्स होते हैं, उनके बीच में जो अनबन होती है, वो मिलते हैं बिछड़ते हैं, ठीक है, बस वही तक शायरी है। और वो वही जी। एक जबान है जिसे हम ये कहते जिसे ये कह देते हैं भाई टिकटॉक या शायरी चल रही है, मतलब ये भी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो कहा गया। 3 सेकंड में आपको एंटरटेन करना था, चार चार सेकंड में 10 सेकंड में आपको एंटरटेन करना था, वो इतनी फास्ट लाइफ में। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत मेयारी शायरी पे काम भी हुआ, बहुत व्यूअरशिप भी बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा भी यही कोशिश है कि मेयारी शायरी को और ज्यादा उस पे फरोख दिया जाए। जोर दिया जाए, और हाँ उसको फरोग दिया जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपके पसंदीदा शायर कौन है, उनके बारे में, और आपको क्या पसंद है? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ हाँ। अच्छा, अभी आपने लुक्स की बात की थी। लुक्स के बारे जी। में बहुत सब लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, तो ये कैसे आपने किया? तो मैं आपको बताऊं कि आप हैरत
होगी आपको ये सुन के कि मेरे वालिद को ये लुक बड़ा पसंद था। अच्छा। तो तालिब इल्मी के जमाने से जब आपने देखा होगा कि फादर्स अपने बेटों को डांटते हैं कि नहीं बाल छोटे रखो, है ना, जी जी। ये दाढ़ी वाड़ी ऐसे कैसे रख ली है, ये लुक्स कैसे बना लिया है ना, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, सधे हुए रहो, इस तरह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कभी अगर अपने वालिद को बोलता था कि अब्बू मुझे बाल कटाने के लिए जाना है या मुझे मुझे कटाने के लिए जाना है, तो डांट देते, अरे बैठ जा, अच्छे लग रहे हैं यार, क्यों खराब करवा रहा है। तो अच्छा, अब्बू को ये लुक पसंद था, इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू किया और मुझे भी अच्छा लगता है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, आपने ये कुछ और सवाल। क्वेश्चन हाँ। था कि आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं और आपको क्या पसंद है? पसंदीदा शायरों की लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जाहिर के गालिब हैं, मीर हैं, और इनके अलावा आपको बताऊं मखदूम मोहिउद्दीन हैं, और इनके बाद में फैज़ अहमद फैज़ हैं, और इनके बाद में आगे आने वाली नस्लों में हम देखें तो आज के अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब हैं पाकिस्तान हम्म। के, और मेरे उस्ताद सैयद हफीज सिराज रिजवी साहब हैं हिंदुस्तान में, और अहमद सलमान हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे शायर हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग और भी हैं फहरिस्त में जो मुझे पसंद है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अच्छा, नाम ये भी नहीं सुना हो। सिर्फ हाँ। सवाल इन्होंने ऐड किया है साबिर ने कि उन शायरों की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद है। अच्छा, उन शोरा हजरात में ऐसी ऐसी बातें, जैसे जैसे मुझे तहरीक बड़ी पसंद है। अ, एक शायर अगर अपने मिजाज में अपने रंग में पुख्ता है और वो नुमाया नजर आता है कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि देखिए कि ये शायर इस रंग का शायर है। जैसे हम तरक्की पसंद तहरीक में हम कहें कि फैज अहमद फैज जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के शायर हैं, है ना। जी या फिर हम कहें कि साहिर तरक्की पसंद तहरीक के शायर हैं, या फिर हम कहें कि कैफी आजमी तरक्की पसंद तहरीक के शायर हैं, या फिर हम कहें कि मजाज तरक्की पसंद तहरीक के शायर हैं। तो मतलब ये बात इन शोरा में मुझे अच्छी लगती है कि उन्होंने अपना एक रंग बनाया और अपना एक मिजाज डेवलप किया, और उन शेरों का मिजाज डेवलप किया कि सुनने वाला कह देता है कि नहीं ये शायद फैज अहमद फैज का शेर हो सकता है, नहीं ये मिजाज का रंग है, जी। ये उसका है ना, ये उसका मिजाज है। तो ये चीज बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद है। और अभी भी जिन शोरा हजरात में मैं ये चीज देखता हूँ तो वाकई मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपनी जहद पे, अपनी तहरीक पे, अपने मिजाज पे, अपने रंग पे, अपने आहंग पे उन लोगों ने काम किया है। तो ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये उनकी यूनिकनेस है बाकी हम्म शोरा से हटके। हम्म। तो अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप में जो एक यूनिक होना होता है वो मुझे बड़ा पसंद है। तो जो शायर इसको हासिल कर लेता है, दरअसल में मुझे वो पसंद होता है, वो चाहे तरक्की पसंद तहरीक का हो, वो चाहे जदीद लबो लहजे का शायर हो, माँ बाप जदीदियत का शायर हो, रिवायत का शायर हो, तो ये मुझे पसंद है। अच्छा तारिक भाई, अभी कुछ महीनों पहले ही आपकी शादी हुई है, तो ये जो शायरी का जो सिलसिला, ये भाभी को भी पसंद है या सिर्फ आपको पसंद है? और आप पहले तो वालदा को सुनाया करते थे, अब क्या आप दोनों को सुनाते हैं? देखो, हमने एक शेर कहा है, हमने ये गजल कही है। नहीं, हुआ ये कि जब वालिदा ने हमारे वालिद साहब को बोल दिया कि भाई ये शेर कहने लगे, तो वालिदा को तो बहुत कम सुनाया गया, फिर तो वालिद साहब को ही सुनाते थे इस लिए। अच्छा। अच्छा, अब जो हमारी मतलब मेरी अहलिया जो हैं उनको जी। वो बड़ी खुश होती है मुझे देख के, जैसे हालांकि उनका कोई बैकग्राउंड शायरी का उस तरह का नहीं है, और हम्म। मतलब शौक भी उस तरह से नहीं है शायरी का, मैं बताऊं आपको। लेकिन उन्हें धीरे धीरे मतलब पसंद आने लगा कि नहीं यार ये कुछ नया पसंद मतलब आने उस लगे। तरह से हो रहा है। हाँ, तो बल्कि हुआ ये कि अभी तो मेरे दो शेर भी याद करके मुझे सुनाए कि भाई मैंने तो आपके दो शेर याद किए हैं, देखिए ठीक है क्या। क्या कहने हैं भाई, वाह। और अच्छा कमाल की बात आपको बताऊं कि वो दो शेर जी जी जी। दो शेर बड़े सिचुएशन पे मुझे सुनाए उन्होंने। ये कमाल की बात है। अच्छा। मतलब ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो अभी कुछ बात हुई तो वो कहने लगे कि भाई नहीं, इश्क में ऐसे बात बनानी पड़ती है, अपनी हस्ती यार मिटानी पड़ती है, तुझ तक आना इतना भी वाह। आसान नहीं, अंगारों में राह बनानी पड़ती है। तो ये राह शेर सुनाया उन्होंने मुझे बनानी कल। पड़ती है, वाह। क्या कहे।
क्या कहने, ये अच्छा है, मतलब कि मौका हाँ और हाल देखकर जो है हाँ अब आप हाँ। आपका ही शेर आप पर पंच कर दिया जाए। अच्छा, इस बस वो हम पे हो गया हामिद है ने एक बस वो। सवाल पूछा है कि कुछ जी। आपके फेवरेट शेर जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हों, आपके लोगों को आपको लगे जो आपसे जुड़े हुए हों, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हों। हाँ, देखिए एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि नक्श पत्थर पे बनाओ तो कोई बात बने, हम्म। नक्श पत्थर पे बनाओ तो कोई बात बने, वो तो कोई बर्फ बात की बने। बर्फ की सिल पे तराशा हुआ चेहरा कब तक। हाँ हाँ। तो इस शेर ने बड़ी तहरीक दी मुझे जिंदगी में। बहुत अच्छा। कम उम्री से मुझे ये शेर याद है, और इस शेर ने बड़ी तहरीक दी। और इससे मतलब देखिए कितने पहलू इसमें छुपे हुए हैं कि नक्श पत्थर पे बनाओ तो कोई बात बने, बर्फ की सिल पे आप कितने बिल्कुल। भी नक्श बनाओ वो थोड़ी देर में घुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बर्फ की सिल भूल पे जाएंगे। तराशा हुआ चेहरा कब तक। हाँ, वो कितना मुश्किल काम है, बर्फ की सिल पे आसानी से बन जाता है। और हम कोई भी बिल्कुल। हासिल कामयाबी कामयाबी हासिल हो तो हम बड़ा वो उस पे फख्र करने लगते हैं, है ना। लेकिन फख्र करने लगते जो हैं। हाँ, जो काम ऐसे हैं कि जो मुश्किल से होते हैं उन पे हमें मेहनत करनी होती है। अपने आप को तराशने में ऐसी मेहनत करो कि जैसे पत्थर पे तराशने में मेहनत करता है संग तराश। तो बड़ा क्या कहना। मुझे अच्छा लगता है ये शेर। और इसी तरह बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, हम्म। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, कोई काम। बुलंदियों पे ठहर बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है कमाल होता है, बेशक हक है। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बुलंदियों पे बुलंदी पहुंचना बिल्कुल। कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एक शेर और सुनिए कि शीशा देखिए, शीशा तराशने का हुनर देखते हैं लोग, ताजदार ताज साहब का शेर है। हम्म। शीशा तराशने का हुनर देखते हैं लोग, हाथों के जख्म देखने वाला कोई नहीं। कोई नहीं भाई, वाह, बहुत उम्दा, बेशक। शीशा ये तराशने हक है का भाई। हुनर देखते हैं लोग, हाथों लोग। के जख्म देखने वाला कोई नहीं। मतलब तो कोई इस नहीं। तरह के वाह। हाँ मतलब और भी बहुत सारे शेर हैं जो गाए गाए जिंदगी में काम आते रहे, बहुत उनसे बहुत तहरीक मिली जिंदगी को। तारिक भाई, चलते चलते कुछ सवाल और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बतला दूं कि तारिक भाई इंशाल्लाह अगले महीने जो है हज पे भी जा रहे हैं, तो दुआओं की दरखास्त है कि आप लोग इनके लिए दुआ करें, इनका सफर आसान हो, और तारिक भाई आमीन से भी आमीन हमारी दरखास्त है कि हमारे लिए दुआ करें कि हम आमीन लोगों की जिंदगी में कामयाबी है, हमारे कदम चूमे और हमारे चैनल भी चल पड़े। तो आमीन। एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पोएट्री से किसी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? देखिए बड़ा अहम सवाल किया आपने। मुझे लगता है कि जब कोई फन अल्लाह आपको दे के भेजता है, अगर उस फन के लिए आपने ईमानदारी से मेहनत की, उस फन में अपने आप को झोंक के कुछ नया तराशने की, नया निकालने की कोशिश की, तो आप देखिए कि फ्यूचर में, बल्कि सदियों तक आपको याद रखा जाता है। मेरे ख्याल से फ्यूचर बनाना इसे ही कहते हैं। मेरे जरिया माश, अ, जरिया माश होना, जिंदगी में कारोबार करना, काम करना, है ना, पैसा कमाना, घर चलाना, ये बहुत अहम चीजें हैं, बिल्कुल अहम चीजें हैं। और मेरे वालिद ने इसी की तरगीब दी थी कि पहले अपने अपनी जिंदगी को आप कामयाब करें, है ना, अच्छी अच्छी तरह सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद शायरी करें। इसमें फर्क मुझे यही देखने को मिला, जो मेरे वालिद ने मुझे बात सिखाई थी आज, कि हम दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब जब आप किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ जरिया माश को जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस आर्ट फॉर्म के लिए थोड़े बहुत मतलब ईमानदारी उसके साथ नहीं बरत रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं उस नहीं आर्ट नहीं फॉर्म के साथ आप बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए आर्ट फॉर्म्स बहुत धोखा। सारी हैं, एक्टिंग है, पेंटिंग है ना, तो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग करना है तो जाहिर है लोग कमाते हैं उससे भी, है ना। एक्टिंग है, जाहिर है लोग कमाते हैं उससे भी। गाते हैं तो लोग कमाते हैं उससे भी, है ना। साज बजाते हैं तो लोग कमाते हैं उससे भी। और जाहिर है कि अब तो शायरी भी, क्योंकि एक इंडस्ट्री है बाकायदा तौर पे, तो
आप शायरी जो लोग कर रहे हैं वो भी कमाते हैं, लेकिन फिर वही बात कहूंगा, आप देख लीजिए उन लोगों को 80% लोगों को, बल्कि 90% लोगों को आप देख लीजिए जो मकबूल और मशहूर हैं आज के दौर में शायरी के हवाले से, वो कहीं ना कहीं शायरी के फन से उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा किया है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ मेराज भाई आपके चैनल से, उन्होंने कहीं ना कहीं शायरी के साथ उसके फन के साथ उसकी नहीं कहीं ना कहीं बेईमानी की है। ये तो अपनी जात से की है, ये शायरी से की है, या उन्होंने समझौता कर लिया है कि हाँ जो पब्लिक को पसंद आएगा वो हम कहेंगे पैसा कमाने के लिए। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग वो कहेंगे हाँ, तो पब्लिक डिमांड पे कह रहे हैं। अब हम कोई मेयारी शायरी कह रहे हैं, किसी तहरीक से जुड़ी हुई शायरी अगर पेश करते हैं, नहीं चलती है तो ना चले। बात तो ये है ना कि इसीलिए मैंने आपको बात कही थी कि यूनिक होना अपने आप में इसलिए बहुत बड़ा कि हमें ये चीज कि आप यूनिक है अपने फन में, आपने अपना एक रंग दरियाफ्त कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग यूनिक हैं यानी कि उन्होंने ईमानदारी बरती है अपने फन के साथ। बढ़ती है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये सिलसिला आज का यही खत्म हुआ।